जैसे कि मैम मैं देखती हूँ मेरी दादी नानी इतने बच्चे होते रहते हैं और मैं परेशान हो जाती हूँ कि इतने बच्चे कैसे कर लेते हैं और अब बच्चे ही नहीं होते। बिकॉज किसी को चाहिए ही नहीं है बच्चे। अब शादी होती है सबकी लेट, सबको अपनी एडजस्टमेंट करनी है, फाइनेंशियल अपनी चीज़ें सेट करनी है, मैरिज सेट करनी है। प्रॉब्लम्स लेके आपके क्लाइंट्स आते होंगे तो वो क्या रहते हैं, उनको क्या प्रॉब्लम रहती है? सबसे ज़्यादा मेल फर्टिलिटी में क्या आप लोगों को प्रॉब्लम रहती है? दोनों में ही है, मेल्स और फीमेल्स में, दोनों लोग आते हैं हमारे पास अपनी प्रॉब्लम्स को लेके। अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करें तो मेल्स में जो प्रॉब्लम होती है वो लो स्पर्म काउंट की होती है, एबनॉर्मल स्पर्म काउंट की होती है, या स्पर्म की मोटिलिटी मीन्स उसकी हरकत जो कम होती है। पहले ज़माने में बच्चे रुकते नहीं थे और अब बच्चे होते नहीं हैं, तो ये भी एक रीज़न है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ इंटरकोर्स बहुत कम हो गया ना। इसके पीछे सबसे बड़ा फैक्टर बढ़ता हुआ वर्क प्रेशर है, बढ़ता हुआ स्ट्रेस है। और ये सारी लोग जाते हैं सिगरेट की तरफ। हाँ, स्ट्रेस हो रहा है, यही अब जब स्ट्रेस को सॉल्व कैसे करते हैं लोग, कैसे करेंगे सॉल्व? लोग कहेंगे चलो आज तो अल्कोहल, आज कोई मंदिर तो जाए, मतलब कोई रिलीजियस प्लेस तो जाएगा नहीं कि आज मेरा स्ट्रेस कम कर दो। सब जाएंगे कहाँ? आज हम अल्कोहल पीने, आज पीने चलते हैं, स्ट्रेस हो रहा है। आज सिगरेट पीने चलते हैं, स्ट्रेस हो रहा है। नेटफ्लिक्स देखते हैं, रात को सोएंगे नहीं। तो ये इनडायरेक्टली क्या कर रहा है? आपका फिर से वही मैकेनिज्म स्टार्ट कर रहा है, कॉर्टिसोल और बढ़ रहा है, सो नहीं रहे हो आप, और प्रॉब्लम हो रही है। इन्हीं की वजह से इस जनरेशन को प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही है। हाय एवरीवन, मैं हूँ वेदिका और आज मैं हूँ ग्रेस फर्टिलिटी में विद डॉक्टर रुबीना हु इज़ एन IVF एंड इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट। और आज हम बात करेंगे कॉमन लोगों की प्रॉब्लम्स के बारे में। थैंक यू सो मच वेदिका फॉर हैविंग मी हियर। आई एम सो ग्लैड टू बी हियर टुडे। सो आज हम मिथ्स बर्स्ट करने वाले हैं अराउंड फर्टिलिटी, इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट्स एंड IVF। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। सो फर्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैम मैं देखती हूँ मेरी दादी नानी इतने बच्चे होते रहते हैं और मैं परेशान हो जाती हूँ कि इतने बच्चे कैसे कर लेते हैं और अब बच्चे ही नहीं होते। ऐसा क्यों? पहले रुकते नहीं थे और अब होते नहीं है। ये तो सोसाइटी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो गई। एंड यू नो व्हाई? बिकॉज किसी को चाहिए ही नहीं है बच्चे। अब शादी होती है सबकी लेट, सबको अपनी एडजस्टमेंट करनी है, फाइनेंशियल अपनी चीज़ें सेट करनी है, मैरिज सेट करनी है। तो जब पहले तो चाहिए नहीं होता, जब राइट एज होती है, जब राइट एज निकल जाती है, फिर जब चाहिए होता है तो अगले ही मंथ चाहिए होता है। तो इतने एंशियस हो जाते हैं कपल्स कि वो सब बहुत ही उल्टा पुल्टा होना शुरू हो गया है सब कुछ, राइट? सो ये बात तो आपने बिल्कुल ठीक कही कि पहले होते रहते थे, अब होते ही नहीं है। सबसे बड़ी आज की जनरेशन की प्रॉब्लम। दूसरा क्वेश्चन ये है कि इतनी प्रॉब्लम्स लेके आपके क्लाइंट्स आते होंगे तो वो क्या रहते हैं, उनको क्या प्रॉब्लम रहती है? सबसे ज़्यादा मेल फर्टिलिटी में क्या आप लोगों को प्रॉब्लम रहती है? दोनों में ही है, मेल्स और फीमेल्स में, दोनों लोग आते हैं हमारे पास अपनी प्रॉब्लम्स को लेके। अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करें तो मेल्स में जो प्रॉब्लम होती है वो लो स्पर्म काउंट की होती है, एबनॉर्मल स्पर्म काउंट की होती है, या स्पर्म की मोटिलिटी मीन्स उसकी हरकत जो कम होती है। मतलब एबनॉर्मल स्पर्म पैरामीटर्स वाले पेशेंट हमारे पास काफ़ी आते हैं। बट ऑफ लेट आजकल सेक्शुअल प्रॉब्लम वाले भी बहुत आने लगे, बिकॉज उनमें कई बार इरेक्शन प्रॉब्लम, प्रीमेच्योर इजैक्यूलेशन और मतलब लॉस ऑफ लिबिडो, ये मतलब उनका इंटरेस्ट टूवर्ड्स इंटरकोर्स वो बहुत कम हो गया। सो मेल्स में तो ये प्रॉब्लम्स आती हैं। फीमेल्स में ऐसी ही प्रॉब्लम्स जैसे PCOD की प्रॉब्लम है, एंडोमेट्रोसिस की प्रॉब्लम है, पुअर AMH की वजह से लो ओवेरियन रिजर्व मीन्स उनके एग का नंबर कम हो जाता है, बढ़ती हुई एज की वजह से एग का नंबर कम हो जाता है। सो इन सब प्रॉब्लम्स के साथ हमारे पास लोग रूटीनली आते हैं अपनी प्रॉब्लम्स लेके। पर सबसे अच्छी बात है इन सारी प्रॉब्लम्स का, मतलब आपके पॉडकास्ट से आज लोगों को ये पता चलना चाहिए कि इन सारी प्रॉब्लम्स का ना सोल्यूशन अवेलेबल है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप डॉक्टर के पास जब आप टाइम पे आ जाओगे ना, तो सारी चीज़ें अंडर कंट्रोल अपने हाथ में। फैक्ट है, तभी तो आप बैठे हैं और सारी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमारे साथ हैं। और सबसे ज़्यादा जो लड़कियों को प्रॉब्लम आती है वो पीरियड्स की होती है। उससे क्या आप बताना चाहेंगे लोगों को? पीरियड्स की प्रॉब्लम बेसिकली ये जो फीमेल्स होते हैं, ये रिप्रोडक्टिव एज के फीमेल्स हैं। रिप्रोडक्टिव एज में हार्मोन्स ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपकी बॉडी को बॉडी को कंट्रोल करते हैं ना। इन्हीं हार्मोन्स की अगर इम्बैलेंस हो जाए, जैसे मैं अपने पेशेंट्स को भी यही बताती हूँ कि जो पीरियड्स हैं वो बॉडी एक इक्विलिब्रियम मेंटेन करती है ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन में। एक हार्मोन है जो पीरियड करवाता है और एक हार्मोन है जो पीरियड रुकवाता है, राइट? अगर इन दोनों का इम्बैलेंस हो जाएगा तो क्या होने वाला है कि
बॉडी को समझ नहीं आएगा, इट इज़ अ बॉडी परप्लेक्स रहेगी कि पीरियड्स करवाऊँ या पीरियड्स रुकवाऊँ. सो ऐसे में इस हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से लोगों को ये पीरियड्स की इरेगुलरिटी होने लगी है. नाउ दूसरी साइड पे बिकॉज ऑफ इंक्रीज्ड अवेयरनेस अराउंड PCOS, लोग सोचते हैं मेरे पीरियड इरेगुलर है तो मुझे PCOS ही होगा, राइट? बिकॉज उसके अराउंड इतनी ज़्यादा एजुकेशन लोगों के अंदर अब आनी शुरू हो गई है. बट पीरियड इरेगुलर होने का मतलब सिर्फ PCOS ही नहीं होता. कई बारी हमारे पास लोग आते हैं जो 4-5 साल से उनको लगता है PCO है, छोटी दवाई ले लेंगे, डॉक्टर को दिखा लेंगे तो ठीक हो जाएगा. बट प्रॉब्लम कुछ और निकलती है. प्रॉब्लम निकलती है कि उनकी ओवरीज ने ही काम करना बंद कर दिया, इसलिए पीरियड इरेगुलर है, राइट? सो या फिर कोई छोटी सिंपल हार्मोनल इम्बैलेंस जैसे थायराइड, प्रोलैक्टिन, इन सब की प्रॉब्लम्स हैं. तो जब भी कभी पीरियड इरेगुलर हो तो आंखें बंद करके ये नहीं सोच लेना चाहिए कि मुझे PCOS हो गया. सबसे पहले आप डॉक्टर को मिलो. और एक पीरियड अगर इरेगुलर है इसका ये मतलब नहीं है कि आप सोच ही लो कि मुझे PCOS है और ऑनलाइन जाओ और PCOS सप्लीमेंट्स ऑर्डर कर दो, ऐसा नहीं है, राइट? सो अगर 1 या 2 या 3 पीरियड में बार बार प्रॉब्लम आ रही है, दैट इज़ व्हेन द राइट डायग्नोसिस नीड्स टू बी मेड. और अगर यही प्रॉब्लम 6 से 7 महीने तक चल रही है तो और सीरियस प्रॉब्लम भी छुपी हो सकती है, राइट? सो ये बहुत ज़रूरी है कि अगर कोई फीमेल में पीरियड में इरेगुलरिटी हो तो आपको डॉक्टर से चेकअप कराना है. कई बार लोग ये सोचते हैं मेरे तो पीरियड्स बिल्कुल रेगुलर आ रहे हैं, मैम मुझे इनफर्टिलिटी कैसे हो सकती है? बट इसके भी आगे डिस्कशन करेंगे, तो इसमें मैं ये भी समझाऊंगी कि फर्टिलिटी और पीरियड रेगुलर होने का कोई भी कनेक्शन नहीं है. जैसे कि आपने बोला कि सेक्सुअल प्रॉब्लम्स की वजह से भी फर्टिलिटी प्रॉब्लम्स होती है, तो इससे क्या कनेक्शन है? क्या सो सेक्सुअल प्रॉब्लम तो मतलब सेक्सुअल एक्टिविटी से ही बेबी होगा. सो इनफर्टिलिटी तो मतलब सबसे पहले तो लोगों की इंटरकोर्स की फ्रीक्वेंसी ही बहुत कम हो गई. मतलब बहुत कपल्स हमारे पास आते हैं जो बोलते हैं वंस और ट्वाइस ही वो रिलेशन बनाते हैं इन अ मंथ, राइट? बट ये कोई हेल्दी तो नहीं. अब ना आप पहला क्वेश्चन जो आपने स्टेटमेंट बोली कि पहले ज़माने में बच्चे रुकते ही नहीं थे और अब बच्चे होते नहीं हैं, तो ये भी एक रीज़न है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ इंटरकोर्स बहुत कम हो गया. नो, इसके पीछे सबसे बड़ा फैक्टर बढ़ता हुआ वर्क प्रेशर है, बढ़ता हुआ स्ट्रेस है. लोग ऑफिसेज जाते हैं, रात को 10-11 बजे बिजी अपने वर्क शेड्यूल से घर पहुंचते हैं. इतना स्ट्रेसफुल जॉब है. ऑफिस से तो ये मुझे याद आया कि सुट्टा ब्रेक पे जो इतना लोग जाते हैं उसका क्या कहना है? मतलब हर 1 घंटे में सुट्टा ब्रेक लेते हैं. तो बस स्मोकिंग एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसमें फर्टिलिटी आपकी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है. मतलब अगर हम किसी भी फीमेल को बिना पूछे, मैं उसका मतलब हम मुझसे पूछे भी ना कि वो स्मोकिंग करते हैं कि नहीं करते, और मैं उनका अल्ट्रासाउंड करूं, तो मैं अल्ट्रासाउंड देख के ही समझ जाऊंगी कि ये फीमेल स्मोकर है. क्योंकि उनकी ओवरीज का साइज़ इतना छोटा हो गया होगा, इतना नंबर ऑफ एग्स कम हो गए होंगे. और मोस्टली 70% ऑफ फीमेल्स जो स्मोकिंग करती हैं उनमें आगे चल के इनफर्टिलिटी होगी ही, क्योंकि जो एग का नंबर है वो ही ख़त्म कर देता है. और मेल्स में भी स्मोकिंग का इतना बड़ा रोल है, क्योंकि स्मोकिंग से क्या होता है, स्मोकिंग से आप इन फीमेल की और मेल्स की बॉडी में ऐसे फ्री रेडिकल्स रिलीज होते हैं जो कि स्पर्म को और एग के एग्स मतलब सेल्स को बिल्कुल डैमेज कर देता है. तो बेसिकली द प्रोसेस जो स्पर्मेटोजेनेसिस होता है उसी को ही बंद कर देता है वो. सो अब ये है, गॉड तो बायस्ड है ही, आपको पता है फीमेल और मेल में फर्टिलिटी को लेके. जैसे मेल्स तो कभी भी लगता था पहले कि फादर बन सकते हैं और फीमेल्स एक लिमिटेड एज के लिए ही बन सकते हैं. और सब गलतियां लड़कियों पे ही डालते हैं कि लड़की की गलती है. लड़की की तो कोई गलती ही नहीं हो सकती. ये भी है हमारे सोसाइटी में. एक्सेप्टेंस बहुत पुअर है इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम्स का मेल्स में. ऐसे उनको लगता है कि हमें तो कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती, प्रॉब्लम है तो मेरी वाइफ को चेक कर लो. और ये ऐसा नहीं है अनएजुकेटेड, ये एजुकेटेड लॉट में भी यही चैलेंजेस हम फेस करते हैं. तो मैम मेल ईगो से क्या मतलब है आपका? मतलब इतनी ज़्यादा मेल ईगो क्या ही हो गई कि वो पूरा प्रेशराइज ही अपनी वाइफ को ही कर दे? मेल ईगो मतलब ये तो लाइफ में आप कभी सेटिस्फाई नहीं कर सकते, ये तो हम सबको पता है. बट इनफर्टिलिटी में आप मानोगे नहीं, दिस इज सच अ बिग स्टिग्मा, टैबू मेल्स में. हर स्ट्रेटा के लोग में ये टैबू है. जैसे मैं आपको अपने एक रियल पेशेंट के साथ एक्सपीरियंस बताती हूँ. मैं एक पेशेंट देख रही थी, उसके पास इतनी बड़ी फाइल थी टेस्ट की, आप मानोगे नहीं. उनकी शादी को 9 years हो गए थे कपल के.
9 ईयर्स में उस लेडी ने कहाँ कहाँ नहीं ट्रीटमेंट कराया, कहाँ कहाँ नहीं अल्ट्रासाउंड्स कराए, टेस्ट, टैबलेट्स, ट्रीटमेंट, पता नहीं क्या कुछ। और हस्बैंड ने अभी तक एक भी टेस्ट नहीं कराया हुआ था, स्पर्म टेस्ट। इमेजिन, ये रियल स्टोरी है, ये रियल एक्सपीरियंस है मेरा एक पेशेंट के साथ। वो ये कि उसने टेस्ट ही नहीं कराया, और उसने पता है क्या बोला, जब मैंने उस पेशेंट को बोला कि मैं तो कुछ आगे नहीं चलूँगी जब तक आपका टेस्ट नहीं होगा, या तो छोड़ दो ट्रीटमेंट। तो उसने कहा कि मैम ऐसा हो ही नहीं सकता, मेरे में प्रॉब्लम है, क्योंकि मैं रिलेशन नॉर्मल बना पाता हूँ ना। एक और लोगों को मिसकंसेप्शन कि अगर मैं रिलेशन नॉर्मल बना पाता हूँ तो मेरा स्पर्म काउंट भी नॉर्मल होगा। ऐसा नहीं होता, राइट? हो सकता है उसकी ये एक थॉट हो, लेकिन इस थॉट से बाहर निकलना, इस थॉट से ये सोचना कि मेरे में प्रॉब्लम भी हो सकती है, वो एक्सेप्टेंस इंडियन मेन में तो बिल्कुल नहीं है। और मुझे नहीं पता कितने साल लगेंगे इस थॉट को, लोगों को इस थॉट से बाहर आने में। एग्जैक्टली, एजुकेटेड हो चाहे अनएजुकेटेड हो, स्टिल सेम ही रहता है। मतलब इसका कोई कनेक्शन ही नहीं है एजुकेशन से, क्योंकि ये दोनों ही तरह के मेन जो है वो मानते ही नहीं है बात को। और मदर इन लॉ भी नहीं मानती कि मेरे बेटे में कहीं दिक्कत होगी, तो वो भी नहीं मानती है। मतलब उनको भी समझाना, वो कहती है मेरी बहू को चेक कर दो, मेरी बहू को चेक कर दो। तो हम कहते हैं ये फर्टिलिटी ट्रीटमेंट दोनों का ट्रीटमेंट है, और इसमें दोनों में प्रॉब्लम्स देखी गई हैं। सो ऐसा नहीं है, एंड प्लस दोनों में इक्वल प्रॉब्लम्स भी देखी गई हैं। किसी में कंबाइंड भी होते हैं, दोनों में प्रॉब्लम होती है कंबाइंड ट्रीटमेंट हो जाता है। तो इसको ऐसे इतना कोई ईगो पे लेने की ज़रूरत नहीं है, इसको प्रैक्टिकली सोचो तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती। और झेलना लड़कियों को पड़ता है, तो इसका सोल्यूशन क्या है? लड़कियों को स्टैंड लेना चाहिए फिर तो? हाँ, एजुकेशन है, सब स्ट्रॉन्ग तो होना ही पड़ेगा फीमेल्स को, और क्या, विमेन एम्पावरमेंट। तो मैम आप स्ट्रेस के बारे में बात कर रही थी, उसके बारे में उसको कंटिन्यू करिए, क्या था वो? स्ट्रेस एक बहुत बड़ा फैक्टर है इनफर्टिलिटी को। मतलब स्ट्रेस आज के टाइम पे, स्ट्रेस को देखो मेजर तो कर नहीं सकते, ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो है, एग्जिस्ट करती है, ना ही आप इसको क्वांटिफाई कर सकते हो। मुझे भी स्ट्रेस है, मेरे भी बच्चे हैं घर पे, मुझे भी सब कुछ करना है, मेरे भी हस्बैंड है घर पे। मतलब आप इसको क्वांटिफाई नहीं कर सकते। सो मैं ये नहीं कह सकती कि आपको इतनी डिग्री का स्ट्रेस है तो इतनी इनफर्टिलिटी होगी, बट ये है कि जिसको भी स्ट्रेस है उनकी बॉडी में अल्फा माइलेज एंजाइम ज़्यादा देखा गया, और जिन भी लोगों को अल्फा माइलेज एंजाइम ज़्यादा बढ़ा हुआ देखा गया उनको प्रेग्नेंट होने में टाइम लगा ही है। तो ये बहुत सारी ऐसी स्टडीज़ अब आ रही हैं जिसमें स्ट्रेस का रोल उन्होंने इनफर्टिलिटी के साथ जोड़ा है। नाउ इन स्ट्रेस के साथ क्या होता है? स्ट्रेस के साथ आपकी बॉडी में एक कॉर्टिसोल हार्मोन है, वो बढ़ जाता है। कॉर्टिसोल का नाम ही स्ट्रेस हार्मोन है, मींस प्राइमरी स्ट्रेस हार्मोन। जब आपको स्ट्रेस हुआ आपकी बॉडी में, कॉर्टिसोल बढ़ गया, कॉर्टिसोल बढ़ गया तो बॉडी क्या कहती है, भाई मैं तो ना सबसे पहले अपने आप को संभालूंगी। उस संभालती है बॉडी, तो उसका सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स क्या है? ब्रेन, हार्ट। वो फ्लाइट और फ्राइट मोड होता है। जैसे हम घबराते हैं तो हमारा पहले वो वाला एक्शन, वो वाला बॉडी का मैकेनिज्म स्टार्ट हो जाता है। तो बॉडी सबसे ज़्यादा फोकस करती है उस टाइम पे ब्रेन पे और हार्ट पे। प्रॉब्लम क्या आने लगती है? हार्ट बीट बढ़ने लग पड़ती है, ब्रेन एंशियस होने लग पड़ता है। तो हमने देखा है बहुत लोग जो स्ट्रेस में होते हैं उनको एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, है ना। नाउ कॉर्टिसोल बढ़ने से ओवरीज के अंदर जो एग फॉर्मेशन होती है फीमेल्स में, वो भी नहीं होती। तो एनोव्यूलेशन, मतलब उनके जो एग बनना था प्रेगनेंसी के लिए बॉडी प्रिपेयर कर रही थी, वो भी नहीं होता। मेल्स में स्पर्म की क्वालिटी कम हो जाती है, स्पर्म की मोटिलिटी कम हो जाती है। स्ट्रेस बढ़ने से दोनों में लिबिडो भी कम हो जाती है, हस्बैंड वाइफ में, तो सेक्सुअल ड्राइव भी कम हो जाती है। तो एक तरफ आगे कुआं पीछे खाई वाली सिचुएशन ही हो जाती है स्ट्रेस की। अब आप मुझसे पूछो इसको कोई मैनेज कर सकते हैं? अब मैनेज तो इसको अपनी लाइफ के सिचुएशन के साथ ही कर सकते हैं। मतलब आप इसको मैनेज ऐसे तो नहीं कर सकते कि ये टैबलेट है स्ट्रेस की और इसको कम कर लो। बस वही है कि आप मेडिटेशन, लाइफस्टाइल इम्प्रूवमेंट और हेल्दी ईटिंग, ये सारी। लोग जाते हैं सिगरेट की तरफ, हाँ, स्ट्रेस हो रहा है, यही अब जब स्ट्रेस को सॉल्व कैसे करते हैं लोग, कैसे करेंगे सॉल्व? लोग कहेंगे चलो आज तो अल्कोहल पी लेते हैं। कोई मंदिर तो जाए, मतलब कोई रिलीजियस प्लेस तो जाएगा नहीं कि आज मेरा स्ट्रेस कम कर दो। सब जाएंगे कहाँ? आज हम अल्कोहल पीने, आज पीने चलते हैं, स्ट्रेस हो रहा है, आज सिगरेट पीने चलते हैं, स्ट्रेस हो रहा है, नेटफ्लिक्स देखते हैं, रात को सोएंगे नहीं। तो ये इनडायरेक्टली क्या कर रहा है? आपका फिर से वही मैकेनिज्म स्टार्ट कर रहा है, कॉर्टिसोल और बढ़ रहा है, सो नहीं रहे हो आप, और प्रॉब्लम हो रही है। इन्हीं की वजह से इस जनरेशन को प्रॉब्लम ज्यादा हो रही है। राइट। और जनरेशन से ये भी याद आया कि
25-30 की एज में जो अब लड़कियां हैं, उन लोगों को बच्चा नहीं करना, सबको करना है 30-35 के बाद कि भाई आराम से करेंगे, अभी टाइम नहीं है। तो ये मैंने एग फ्रीजिंग के बारे में सुना है, ये क्या होता है? हाँ, बहुत लोग हमें ये क्वेश्चन पूछते हैं कि मैम राइट एज क्या है प्रेगनेंसी क्या। मेरा मन तो कर रहा है कि मैं इसका आंसर दूं कि मैं बोलूं 20-25, राइट। बट 20-25 में कौन करेगा शादी? बट वो ही है राइट एज रिप्रोडक्शन की। हमारी बॉडी डिज़ाइंड ही वैसी है कि 20 से 25 साल में आपके एग्स की क्वालिटी सबसे अच्छी है, आप कैरी कर सकते हो, मिसकैरेज रेट सबसे कम है, क्योंकि आपकी बॉडी की क्वालिटी ऑफ गैमीट ही बहुत अच्छा है उस टाइम पे। जैसे जैसे एज बढ़ रही है, स्ट्रेस बढ़ रहा है, वैसे वैसे एग और स्पर्म की प्रॉब्लम आ रही है, इनफर्टिलिटी बढ़ रही है। नो, एग फ्रीजिंग उन लोगों के लिए बनी है जिनके जो अभी बेबी प्लान नहीं करना चाहते बट इवेंचुअली वो करना चाहेंगे, राइट। जैसे एज एक फैक्टर है इनफर्टिलिटी का, मतलब एज एक फैक्टर है जिससे मतलब एज एक ऐसा फैक्टर है जिससे फर्टिलिटी कम होती चली जाती है जैसे जैसे एज बढ़ती है। सो उसको तो रोक नहीं सकते, जल्दी लाइफ पार्टनर भी नहीं ढूंढ सकते, जो टाइम करियर में लगेगा वो भी लगेगा ही, राइट। सो ऐसे केस में हम उन मतलब फीमेल्स को बोलते हैं कि आप अपने एग्स की फ्रीजिंग करा लो, सो दैट मतलब आपकी जो फर्टिलिटी पार्ट है वो आपका सिक्योर हो जाए। फिर जब भी आपको बेबी प्लान करना हो तो आप इन्हीं एग्स को दोबारा निकाल के बेबी बनवा सकते हो। पर इसमें ना एक मिसकंसेप्शन है लोगों को लगता है कि आज मैंने अपना बेबी डिले कर लिया इन एग्स को फ्रीज करके, तो मैं कभी भी बेबी कर सकती हूँ। ये एग फ्रीजिंग ये इंश्योरेंस या सिक्योरिटी नहीं देता कि अल्टीमेटली आपका बेबी होगा ही होगा। जैसे लोग क्या सोचते हैं, आज मैंने अपनी एग फ्रीजिंग करा ली तो मैं 10 साल तक वेट कर सकती हूँ, अब मेरा तो सिक्योर हो गया वो फ्यूचर फर्टिलिटी का। ऐसा नहीं है। सो एग जो आपने फ्रीज कराए हुए हैं उसका ये मतलब नहीं कि वो 100% बेबी बनेगा और वो बेबी प्रेगनेंसी आएगी ही आएगी। तो आप एग फ्रीजिंग तो करा लो, बट बाकी के जो प्रोसेसेस हैं, शादी बच्चा और फैमिली करनी है, वो भी कोई बहुत लंबी देर के लिए ना डिले करो, बट 2 to 3 years या मे बी 4 years डिपेंडिंग ऑन योर एज एंड योर ऐसे रिक्वायरमेंट तो आप नहीं है करा मैम लो। जैसे प्रोडक्ट एक्सपायर हो जाता है, एग्स भी नहीं एक्सपायर नहीं हो नहीं जाते हैं? नहीं, अच्छा। एग्स नहीं एक्सपायर होते, एग्स तो जैसे फ्रीज रहते हैं वो वैसे ही फ्रीज रहते हैं। अच्छा, तो मैम ये भी क्वेश्चन रहता है, पेरेंट्स तो नहीं बोलूँगी, मतलब जिनकी शादी होती है वो पूछते हैं कि शादी के बाद हमें कौन सा टेस्ट कराना चाहिए, बच्चा करने से पहले कौन सा ऐसा टेस्ट कराएं, तो वो कौन से टेस्ट होते मतलब हैं जब ट्राई करने से पहले, ट्राई करने से पहले, मतलब प्री कंसीविंग टेस्ट? सो प्री कंसीविंग तो फीमेल्स में मतलब मेजरली आपको हार्मोन का टेस्ट कराना चाहिए, पीसीओ पैनल कराना चाहिए, या हार्मोन्स का टेस्ट जैसे थायराइड, प्रोलैक्टिन, जिन वजहों से प्रेगनेंसी डिले हो सकती है बेसिकली, तो वो टेस्ट कराने चाहिए। अब डॉक्टर से मिलके अपना एक रूटीन अल्ट्रासाउंड बेसलाइन करवा लेना चाहिए, जिससे एटलीस्ट आपका ये पता चल जाए कि अनाटमी में मतलब यूट्रस ओवरीज में कोई मेजर डिफेक्ट नहीं है। और मेल्स में मोस्टली तो स्पर्म का टेस्ट ही होता है, वो करवा लेना चाहिए। और मैम ये भी एक मेरी फ्रेंड ने पूछा था कि आईपिल खाने से इनफर्टिलिटी होती है? नहीं, आईपिल खाने से इनफर्टिलिटी नहीं होती। आईपिल तो बहुत शॉर्ट एक्टिंग ड्रग है, और आईपिल लोग सोचते हैं कि कॉन्ट्रासेप्शन एक बहुत अच्छी कॉन्ट्रासेप्शन है, पर है अच्छी, पर वो इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन है, जैसे अगर रिक्वायरमेंट हो तो आप ले सकते हो, पर दिस इज़ नॉट अ रूटीन कॉन्ट्रासेप्शन, आप इसको रूटीनली जैसे नहीं ले सकते। सो पीरियड्स इरेगुलर ज़रूर कर देती है आईपिल, पर ऐसे इनफर्टिलिटी तो नहीं करती। और कोई भी body को तरह का damage कॉन्ट्रासेप्शन इनफर्टिलिटी नहीं करता। एंड बॉडी डैमेज भी नहीं होता इन मेडिसिन से, कुछ वैसा? नहीं, बॉडी डैमेज भी नहीं होता, पर इसका मतलब नहीं है कि आप ये देखो और आईपिल कंज्यूम करते रहो। आईपिल जो है वो एक इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन है, इमरजेंसी के टाइम में मींस कभी कभी ही लेनी चाहिए, इट्स नॉट अ रूटीन कॉन्ट्रासेप्शन। ओके। और मैम एक वर्ड मैंने सुना था, वेज मुझसे बोला भी नहीं जा रहा है। Vaginismus। हाँ, तो ये वर्ड के बारे में आप मुझे समझाइए, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है, और ये होता क्या है? जैसे मैंने आपको बताया, सेक्सुअल प्रॉब्लम से लोग आते हैं हमारे पास बहुत सारे। सो अभी ना बहुत देर मतलब अभी थोड़ी इनकी वैजिनिस्मस प्रॉब्लम्स वाले पेशेंट्स की ना नंबर बढ़ गया है। वो इसलिए बढ़ गया है क्योंकि मतलब वैजिनिस्मस क्या होता है बेसिकली, जो फीमेल्स हैं वो अपने पेल्विक मसल्स को बहुत टाइट रखती हैं, तो वो इंटरकोर्स अलाउ नहीं करती। नाउ दिस इज़ मोस्टली स्ट्रेस रिलेटेड। प्राइमरी वैजिनिस्मस होता है कि उनको बहुत स्ट्रेस होता है, वो डरते रहते हैं, उनको ऐसा लगता है कि कोई इंटरकोर्स होगा तो इंजरी हो जाएगी, ब्लीडिंग हो जाएगी, मेरा लोअर पार्ट मतलब बिल्कुल ब्लीडिंग हो जाएगी। या फिर जैसे दूसरी तरह के सेकेंडरी वैजिनिस्मस वाले लोग होते हैं जिनमें
कभी बचपन में चाइल्ड अब्यूज़ हुआ हो या उनका कोई एक फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ इंटरकोर्स इतना बुरा हो कि वो रेजिस्ट करते हैं इसके लिए। Okay. सो ऐसे मतलब सेक्सुअल प्रॉब्लम वाले लोग भी इनफर्टिलिटी डॉक्टर के पास आते हैं, बट काफ़ी लेट आते हैं। सो यू नो द आइडिया इज़ कि लोगों तक ये बात पहुँचे कि ये सारी प्रॉब्लम्स आप सोचते हो कि सिर्फ आप ही में है, बट ये जानना ज़रूरी है कि सिर्फ आप ही को नहीं है, आपके साथ ऐसे बहुत सारे कपल्स हैं जो इसमें स्ट्रगल कर रहे हैं, और डॉक्टर को बहुत क्लियरली पता है कि इसका ट्रीटमेंट क्या है। एंड यू नो ट्रीटमेंट अवेलेबल है, इफ़ यू कम ऑन टाइम इट इज़ ट्रीटेबल, राइट। एंड मतलब कोई ना कहीं सोल्यूशन तो इसका निकल ही आता है, और जल्दी आते हो तो बिहेवियरल थेरेपीज इन छोटी छोटी चीज़ों से ही सॉल्व हो जाता है। Okay. जैसे जैसे डर बढ़ता जाता है, टाइम डलता रहता है, तो डर बढ़ता रहता है, डर बढ़ता रहेगा तो ऑब्वियसली फिर वो ट्रीटमेंट बहुत ही मतलब मुश्किल हो जाता है उस केस में। या और मैम एक और क्वेश्चन ये था कि सप्लीमेंट्स खाने चाहिए नहीं खाने चाहिए, मतलब फॉर फर्टिलिटी? सप्लीमेंट्स तो खाने चाहिए, मतलब प्री कंसेप्शनल फेज में ही खाने चाहिए सप्लीमेंट्स तो। ओके। मतलब सप्लीमेंट्स तो आपको ऐसे डिसाइड करना चाहिए कि आपको प्री प्रेगनेंसी कौन से लेने हैं, प्रेगनेंसी में कौन से लेने हैं, और पोस्ट प्रेगनेंसी और अदर ब्रेस्ट फीडिंग टाइम पे कौन से लेने हैं। सो फीमेल की बॉडी में तो सप्लीमेंट्स का बहुत ज़्यादा रोल है। एंड इसमें से सबको सब पता है, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन डी, आयरन, ये सब लेने चाहिए। पर जो नहीं पता लोगों को वो है फोलेट। फॉलिक एसिड एक ऐसा सप्लीमेंट है, विटामिन है, जो कि आपको प्रेगनेंसी से पहले स्टार्ट करना चाहिए। ना ये जो सप्लीमेंट है ये हम क्यों देते हैं बेसिकली, पता नहीं आपने सुना होगा कि नहीं सुना होगा। बेसिकली बच्चों में न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होने का बहुत डर होता है। सो अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हो और आपकी बॉडी में फॉलिक एसिड या मतलब फॉलिक एसिड और फोलेट सेम ही होता है, अगर इसकी मात्रा कम है बॉडी में, तो चांसेस ऑफ एबनॉर्मेलिटी इन द बेबी इन टर्म्स ऑफ स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटी, जैसे बच्चे का ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। Okay. और ये हम इसलिए एडवाइस करते हैं फॉलिक एसिड और फोलेट लेना प्रेगनेंसी करने से पहले, क्योंकि अगर आप प्रेग्नेंट हो गए फिर तो कोई फ़ायदा होगा नहीं, क्योंकि ये जो सारे स्ट्रक्चर्स हैं ये तकरीबन प्रेगनेंसी के 28th डे पे, मीन्स फर्स्ट मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में ये सब कुछ हो जाता है। सो आप कई लोगों को प्रेगनेंसी के बारे में पता भी नहीं होता, तो इसलिए बेटर ये है कि आप इससे प्री प्रेगनेंसी स्टार्ट कर लो, सो दैट सप्लीमेंटेशन अगर आपकी बॉडी में पहले से ही हो तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। पहले बहुत होती थी, मतलब आज से कोई 15-20 साल पहले न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स की प्रॉब्लम बहुत होती थी। मीन्स आप सोचो 5 बेबीज़ ऐसे बॉर्न होते थे इन 1000 बेबीज़, विच इज़ वेरी हाई इन इंडिया। बट अब धीरे धीरे बिकॉज ऑफ फोर्टिफिकेशन, बिकॉज ऑफ बेटर अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग्स, लोगों की मेडिकल हेल्थ अवेलेबल है, सो प्लस एजुकेशन, ये सारी चीज़ें अब थोड़ी बेटर होने लगी। सो एक लौता सुपर हीरो सप्लीमेंट अगर मैं कहूँ तो सुपर हीरो सप्लीमेंट है फॉलेट, विच नीड्स टू बी स्टार्टेड 3 months बिफोर प्लानिंग अ प्रेगनेंसी। और ये डर नहीं है कि अगर 3 months से नहीं किया तो मैं छोड़ दूँ और 2 महीने खा लूँ तब जाके प्रेगनेंसी प्लान कर लूँ, ऐसा नहीं है। इवन इफ़ यू स्टार्ट 1 month बिफोर, even if you start taking this drug 1 month before your planning, तब भी एडिक्वेट रिजर्व बन जाता है। सो जब जागो तब सवेरा, जब हमारा पॉडकास्ट सुन लो तब शुरू कर दो। बिल्कुल सही बात, तो सही है। और मैम ऐसे भी क्वेश्चंस आपके पास आते हैं कि हम लोगों को ट्विंस चाहिए, बहुत बार आते हैं, तो इस पर आप क्या आंसर देते हैं? बस समझ नहीं आता, ट्विंस पालने बहुत मुश्किल है। मेरे भी ट्विंस हैं, पालने बहुत मुश्किल है। लोगों को इतने फैंसी लगते हैं ट्विंस, बट थोड़े से हाई रिस्क प्रेगनेंसी होती है ये। अगर हो जाए तो बहुत अच्छा है, अगर चाहते हो तो थोड़ा डिफ़िकल्ट है। आईवीएफ से प्रेगनेंसी ट्विन बेबीज़ के चांसेस बढ़ जाते हैं, वो इसलिए क्योंकि हम कभी भी सिंगल एम्ब्रियो ट्रांसफ़र की फेवर में नहीं होते, कंसिडरिंग सिंगल एम्ब्रियो के रिजल्ट बहुत अच्छे नहीं आते। मतलब सिंगल एम्ब्रियो मीन्स अगर हमने बाहर से ही बेबी डालना है तो हम 1 भी डाल सकते हैं, 2 भी डाल सकते हैं, 3 भी डाल सकते हैं, इससे ज़्यादा हम डालते भी नहीं हैं और डालना भी नहीं चाहिए। मेजरली हम स्टिक करते हैं कि हम आईवीएफ में 2 ही बेबीज़ ट्रांसफ़र करें। नाउ
अगर दोनों चिपक जाते हैं, इम्प्लांट हो जाते हैं, तो ट्विन बेबीज़, तो 20% चांसेस ट्विन बेबीज़ के बढ़ जाते हैं। बट आपको पता है आजकल यंग कैटेगरी के लोग हमारे पास आते हैं जिनको चाहिए ही ट्विन्स हैं, वो ट्विन्स चाहते हैं तो आईवीएफ कराना चाहते हैं। ज़रूरत नहीं है उनको आईवीएफ की, बट जस्ट बिकॉज उनको ट्विन्स चाहिए तो वो आईवीएफ के बारे में सोचते हैं। बट हम करते नहीं हैं, उनके बोलने से कुछ नहीं होता। बट हम तो अपनी एथिकल प्रैक्टिस में ही रहते हैं कि अगर इंडिकेटेड है तो हम ट्रीटमेंट करेंगे, अगर इंडिकेटेड नहीं है तो हम ट्रीटमेंट नहीं करेंगे। समझ गए। तो अगर ऑलरेडी वो उनका बेबी हो चुका है और नेक्स्ट टाइम उन्हें फिर से बेबी करना है, तो उनको फर्टिलिटी में दिक्कत हो सकती है या वो स्मूथली हो सकता है? हाँ, ये बहुत बड़ा मिथ है लोगों को कि हमारा एक बच्चा नॉर्मली हो गया तो दूसरे में कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। प्रॉब्लम्स कई बार उसके बाद भी डेवलप हो जाती हैं। जैसे सडन एग का नंबर ख़राब होना, क्वालिटी। लोग फर्स्ट बेबी और सेकंड बेबी में टाइम बहुत डाल देते हैं। जब टाइम बहुत डाल देते हैं ना, तो एज के साथ साथ आपकी बॉडी तो साथ साथ एज हो ही रही है, आपके एग्स भी एजिंग में जा रहे हैं, स्पर्म्स भी एजिंग में जा रहे हैं। तो कई बार हमने नोटिस किया है कि लोग एक बेबी 1 साल का, मतलब एक बेबी 10 साल का हो जाता है और दूसरा बेबी अभी वो प्लान करना स्टार्ट करना वाले होते हैं। तो ऐसे कपल्स में थोड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। 2 या 3 सालों में लोगों को, अगर उन्होंने सेकंड बेबी करना ही है तो उनको प्लान करना स्टार्ट कर देना चाहिए। अनलेस कई बारी इस ड्यूरेशन में किसी का एक्सीडेंट हो जाए, कोई बहुत लंबी देर फीवर हो जाए, इंजरी हो जाए, तो ऐसे पेशेंट्स में भी सेकेंडरी इनफर्टिलिटी जो है वो हो जाती है। और जो लोग कहते हैं ओ मेरा दूसरा बच्चा तो गलती से हुआ था, उस पर क्या कहेंगे? मेरी मम्मी ने मुझे खुद बताया पहला तो बच्चा होता है गलती हुई से, थी। दूसरा बच्चा तो प्लान ही करके, दूसरा बच्चा तो पता है पहला बच्चा बोलता है मुझे सिबलिंग चाहिए, मुझे भाई या बहन चाहिए। हाँ। लोग हमारे पास आते हैं। एक तो मेरे पास एक बड़ी अच्छी सी छोटी सी लड़की आती थी कि मुझे सिस्टर चाहिए, आप मेरी मम्मा के ट्रीटमेंट करो। तो मुझे भी ब्रदर सिस्टर चाहिए। मेरे सारे फ्रेंड्स के पास है, अब छुट्टी वाले दिन मेरे पास कोई खेलने के लिए नहीं होता। तो मतलब मैंने बहुत ही बार देखा है कि जब लोग आते हैं हमारे पास सेकंड बेबी के लिए, तो मोस्टली रीज़न यही होता है कि मेरे बच्चे को एक ब्रदर सिस्टर चाहिए, सिबलिंग चाहिए। That's nice, that's sweet। 2 लोग साथ रहें वो भी अच्छा है, हंसमुख परिवार। हाँ। तो मैम बहुत सारी गर्ल्स होती हैं जिनको शादियों में जाना है या फिर ट्रैवल करने जाना है। जैसे मुझे ही कभी ट्रैवल करने जाना होता है तो हमें पीरियड्स बहुत ही परेशान करते हैं। बीच पर जाना है, बीच पे टैम्पॉन्स वगैरह हम यूज़ कर लेते हैं, बट स्टिल कभी कभार मन नहीं करता। तो आईपिल नहीं, पिल्स जो लोग खाते हैं, डज इट अफेक्ट फर्टिलिटी? नहीं करता, ये अफेक्ट नहीं करता फर्टिलिटी को। बट आप ना इट्स लाइक आप नॉर्मल बॉडी के मैकेनिज्म से, पीरियड से खिलवाड़ कर रहे हो। एक बार तो कर सकते हो, 2 बार भी कर सकते हो, बट बार बार करोगे तो वही होगा ना, फिर बॉडी भी कंफ्यूज रहेगी, करवाना है कि नहीं करवाना, कब करवाना है। फिर पीरियड्स इरेगुलर होंगे। जब पीरियड्स इरेगुलर होंगे, आप बीच में कभी आपको राइट डेज भी नहीं पता चलेंगे प्रेगनेंसी के, तो आपकी एक्सीडेंटल प्रेगनेंसी भी हो सकती है। और फिर आप प्रेगनेंसी के दौरान आप ये वाली टैबलेट्स भी खा सकते हो। बहुत ही बॉडी का साइकिल जो है बहुत हैफेजेड हो जाता है। एंड रादर एडवाइस तो हम सबको यही कहते हैं कि आप इसको मैन्युपुलेट ना ही करो तो अच्छा है। आप इसको मत छेड़ो, जो आपका रेगुलर चल रहा है चलने तो क्या फर्क पड़ता है। पीसीओडी प्रॉब्लम शायद इसी से ही हो जाती है ना? नहीं, इसका कोई रिलेशन नहीं होता है। और मैम ये पीसीओडी पीसीओएस जो होता है, इससे तो बहुत प्रॉब्लम आती है आई थिंक बच्चे करने में। पीसीओएस बहुत बड़ा रीज़न है, एक बहुत बड़ा। अब पीसीओएस एक तो डायग्नोसिस भी जो है बहुत रैम्पेंट डायग्नोसिस है। किसी को भी वेट बढ़ता है तो मम्मी दादी बोलनी शुरू हो गई है तेरे को तो पीसीओएस हो गया है ना। और आप सबसे पहले जब ऑनलाइन भी जाते हो तो आपको लगता है मेरा वेट बढ़ रहा है तो मुझे पीसीओएस होगा। ऐसा नहीं है। मतलब ऑब्वियसली बहुत डायरेक्ट रिलेशन है पीसीओएस का वेट के साथ, बट ऐसा नहीं है कि हर पेशेंट में पीसीओएस ही एक प्रॉब्लम है जो पीरियड इरेगुलर कर रहा है। हाँ, पीसीओएस की लिंक फर्टिलिटी के साथ बहुत हाई है। मतलब अगर हमारे पास कोई 10 फीमेल्स हैं जिनको पीसीओ है, उनमें से तकरीबन 4 या 5 या 6 फीमेल्स में पीसीओ है, फीमेल्स में फर्टिलिटी का इशू आ सकता है। सो पीसीओएस का फर्टिलिटी में बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। बहुत सारे रीज़न है वो क्यों करता है। एग की क्वालिटी कम कर देता है, पीरियड इरेगुलर कर देता है, एग्स नहीं बनने देता टाइम पे। बहुत सारे ऐसे हार्मोन्स बॉडी में रिलीज होते हैं जो कि इनडायरेक्टली एग बनने नहीं देते। बहुत सारे ऐसे रीजंस हैं जो पीसीओएस में इनफर्टिलिटी एक कारण बन के सामने आता है। राइट। तो मैम हमने फर्टिलिटी के क्वेश्चंस तो मैंने आपसे बहुत पूछ लिए। तो आईवीएफ से रिलेटेड मुझे पूछना था कि मार्केट में बहुत गायनी है, प्रैक्टो पे भी देख लो बहुत सारे गायनी होते हैं, तो कब किस लेडी को
आईवीएफ में आना चाहिए, आईवीएफ डॉक्टर से मिलना चाहिए, कंसल्ट करना चाहिए, वो कौन सा टाइम होता है? नहीं, जो फर्टिलिटी की प्रॉब्लम हो, सबसे पहले तो जब फर्टिलिटी की प्रॉब्लम होती है तो हम सब कपल्स को बोलते हैं कि आप पहले 1 साल नेचुरली ट्राई करो। पर ये ना डेफिनेशन है। अब हमने ओवर पीरियड ऑफ टाइम ये रियलाइज़ कर लिया कि जब लोग हमारे पास 1 साल बाद ट्राई करके आते हैं, उन्होंने ना बेसिक टेस्ट भी नहीं कराए होते। तो जब साल बाद कराते हैं हमसे टेस्ट, तो पता चल जाता है कि ट्यूब बंद थी, स्पर्म काउंट नील था, एग्स कम थे, ख़त्म थे। तो उनका साल भी वेस्ट हो जाता है, और जो हमारे लिए एक ट्रीटमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से क्रिटिकल ईयर बन सकता था, एक गोल्डन ईयर बन सकता था, वो भी हमने वेस्ट करा दिया। तो मेरी रिकमेंडेशन ये रहती है कि आपने सपोज आज सोच लिया कि मैंने और मेरे हस्बैंड ने सोच लिया अब से हम बेबी प्लान करेंगे, वो टाइम होता है कि आप सबसे पहले डॉक्टर के पास जाओ। डॉक्टर के पास जाने से हिचकिचाओ मत। ये मत सोचो आप डॉक्टर के पास आए, डॉक्टर ने मेरे को फर्टिलिटी ट्रीटमेंट लिखना है और आईवीएफ लिख देना, ऐसा नहीं है। आप डॉक्टर के पास, डॉक्टर भी इक्वली समझदार है, और डॉक्टर, मैं आपको बताऊं, एट द एंड ऑफ द डे डॉक्टर भी ह्यूमन बीइंग है। वो भी एक फीमेल है, वो भी एक फीमेल मेल जो भी है, वो भी एक ह्यूमन बीइंग है। उसको भी लगता है कि हमारी जीत भी तब होती है जब एक पर्टिकुलर कपल हमारे पास आया हुआ प्रेग्नेंट होके जाए, उससे भी पहले नेचुरली प्रेग्नेंट होके जाए, बिल्कुल मिनिमल ट्रीटमेंट से प्रेग्नेंट होके जाए, राइट? लोगों को लगता है कि वो बस पेनफुल है और नहीं नहीं नहीं, फिर उनको लगता है डॉक्टर के पास आएंगे तो हमारा ट्रीटमेंट हो जाएगा। ट्रीटमेंट नहीं होगा, राइट? आंखें खुलेंगी, डायरेक्शन दिखेगा, आपको टाइम पे एडवाइस मिलेगी। आप मानो ना मानो, हमारा काम तो एडवाइस देने का ही है, राइट ना? आपकी मर्जी है। अगर एक्सटेंसिव एडवाइस होगी, अगर कोई ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट होगी, देखो अगर आप जल्दी करा लोगे, आप ही के घर में खुशियाँ आएंगी, हमारे को तो हमें भी खुशी मिलेगी, पर आप ही की प्रॉब्लम सॉल्व होगी, राइट? सो सबसे पहले, जैसे मैंने बोला, आज आपने डिसाइड किया आपने बेबी करना है, आप पहले डॉक्टर के पास जाओ ना। ये डॉक्टर एक गायनोकोलॉजिस्ट भी हो सकता है, एक फर्टिलिटी डॉक्टर भी हो सकता है। प्रेफरेबली फर्टिलिटी डॉक्टर के पास जाओ, क्योंकि वो आपको फर्टिलिटी एंगल से देखेगा। वो आपका ये वर्कअप कराएगा कि इनकी जो ये मुझसे बोलने आए हैं कि मेरे को फर्टिलिटी प्लान करनी है, बेबी प्लान करना है, तो मैं आपको उसी पॉइंट ऑफ व्यू से चेकअप करूँगी, राइट? अब वो चेकअप करने के बाद अगर सारे टेस्ट नॉर्मल हो जाएंगे, तो आपको डॉक्टर ही बोलेगा देखो आप यंग कपल हो, आप जाके 6 महीने साल खुद से ट्राई करो आपका बेबी। और 80% ऑफ लोग डॉक्टर की एडवाइस फॉलो करके पहले साल में प्रेग्नेंट भी हो जाएंगे। जो रह जाएंगे 10%, उन्हीं को दोबारा आना पड़ेगा, और जो दोबारा आएंगे उनका भी कोई ना कोई सोल्यूशन निकल जाएगा ना। फर्टिलिटी में एक स्टेप वाइज ट्रीटमेंट है। जर्नी की बहुत देर बाद आईवीएफ आता है। लोगों को लगता है पहले ही डॉक्टर आईवीएफ बोल देगा, जर्नी की बहुत देर बाद आईवीएफ आता है। आईवीएफ जब जो ट्रीटमेंट है वो एक मिराकुलस ट्रीटमेंट है, मतलब वो टेक्नोलॉजी का एक कटिंग एज मतलब टेक्नोलॉजी है वो। अब अगर रिक्वायर्ड होगा तो यूज़ होगा, राइट? और अगर यूज़ होगा तो वो एक प्रोसेस है पूरा, उसमें तो इंडल्ज होना ही पड़ेगा। ये तो है। तो लोगों को ये भी लगता है कि इट्स पेनफुल हाँ, एंड ये बहुत भी। एक्सपेंसिव है, तो ऐसा भी कुछ है? पता नहीं अब पेनफुल बेबी के लिए वेट करना ज़्यादा पेनफुल है या बेबी के लिए इंजेक्शन लगवा के ट्रीटमेंट करवा लेना ज़्यादा पेनफुल है, इसका आंसर मुझे अभी तक नहीं मिला कभी भी। पेशेंट मुझसे पूछते हैं ओपीडी के, मैम आईवीएफ तो बहुत पेनफुल है, मैं नहीं करवाऊँगी। फिर मुझे लगता है कि पता नहीं क्या पेनफुल है, इतने सालों से आप बेबी के लिए वेट कर रहे हो, हर महीने एक्सपेक्ट कर रहे हो, उन अच्छी खुशियों से मतलब आप मतलब आपके पास नहीं है वो खुशियाँ, आप रो रहे हो, स्ट्रेस में हो, इधर उधर जा रहे हो, पैसे खर्च रहे हो। तो आंसर सिर्फ यही है कि राइट ट्रीटमेंट राइट जगह से और राइट टाइम पे ही कराया जाए। सो आईवीएफ पता नहीं पेनफुल है कि नहीं, मेरा आंसर तो यही रहता है कि वेट करना बेबी के लिए ज़्यादा पेनफुल है देन आईवीएफ। ठीक है, तो थैंक यू सो मच रुबीना मैम। आई होप आप लोगों के सारे आंसर्स सॉर्ट हो गए होंगे, जो भी डाउट्स होंगे क्लियर हुए होंगे। पर हम आगे भी पॉडकास्ट करते रहेंगे और आपके डाउट्स क्लियर होते रहेंगे, तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फॉलो करें, लाइक करें, सब्सक्राइब। सो थैंक यू सो मच वेदिका फॉर हैविंग मी। आई एम सो ग्लैड दैट इन सारे प्लेटफॉर्म से वी आर एबल टू टॉक टू पेशेंट, वी आर एबल टू टेल देम, वी आर एबल टू गिव देम राइट नॉलेज। बट अभी भी अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेरी है फर्टिलिटी के रिलेटेड, इनफर्टिलिटी, आईवीएफ के रिलेटेड, आप नीचे कमेंट सेक्शन पे लिख सकते हो। मैं और मेरी टीम पर्सनली उनको अटेंड करेगी और आपको ज़रूर आंसर पहुंचाएगी। एंड डोंट फॉरगेट टू विजिट ग्रेस फर्टिलिटी। Thank you.